असल बात इमरान खान की माफी का मामला नहीं था। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस सारी बहस में जो असल मुद्दा था, जो इमरान खान ने जिससे बात कही थी, वो तो पीछे ही रह गया। और वो मुद्दा ये है कि क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये लाइसेंस है, कानून है तो इन्हें अदालत का उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को नोटिस जारी हो जाता है, जिस तरह इस केस में शो कॉज नोटिस ही जारी हो गया, आप फ्रंट पहले नोटिस जारी होना चाहिए था, लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन ये अदालत की मर्जी थी, इसलिए वो भी लिखा हुआ है कि अदालत मर्जी चाहे तो एक स्टेप से आगे जा सकती है। पहले ये हुआ, बारिशें हुई और उसमें जहाँ पे भी था वहाँ पे फौरन रिस्पॉन्ड भी हुआ, वहाँ से फौरन पानी भी क्लियर किया गया, जो एक बहुत बड़ा काम था जो कि करने वाला था, और उसकी वजह से वो हमने पहला मरला गुजारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बड़ा एक अहम केस और अहम मामला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के तौहीन अदालत के हवाले से, लेकिन अदालत ने इमरान खान का जो जवाब जमा करवाया गया था उस पर मुतमईन नहीं हुए और मज़ीद जो है वो 7 दिन का वक्त दे दिया गया। अब 8 सितंबर को जवाब जमा कराने तक की मोहलत हो गई है। इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उसमें वजाहत दी गई थी कि किस गलतफहमी के हवाले से एक जुमला, फिर दूसरा ये था कि वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सयाको सबाक से हट कर वो पेश की गई हैं मुद्दई की जानिब से, और हमेशा से कानून और आइन का एहतराम इमरान खान ने कहा अपने जवाब में कि वो किया गया है। लेकिन मामला ये है कि अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मिनल्ला ने कहा कि मातहत अदालत के जजों से मुतालिक जो कहा गया उसकी तवक्को नहीं थी। तो ये मामला अब सामने, अब देख रहे हैं कि अदालत जो है वो किस तरह से अब इस केस को लेती है और इमरान खान जो हैं वो अब जवाब जमा करवाते हुए किन चीज़ों का अब ख्याल रखते हैं। बहरहाल 7 दिन की मोहलत है। अब उनके जो वकला हैं वो क्या मशवरा होता है, क्या वो माफ़ी मांगी जाएगी अदालत से या मज़ीद वजाहत जो है वो अपने जवाब में वो जमा करवाई जाएगी। लेकिन एक बात यह है कि ज़िम्मेदारी का एहसास, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इमरान खान की, वो एक लीडर हैं और उनको सोच समझ कर इन चीज़ों को देखना होगा। फिर उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल के हवाले से, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कहा कि ये गद्दारी के मुकदमात जो हैं वो अब आप भी ये करना बंद करें। उन्होंने PTI की हुकूमत के दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्होंने हवाला पूरा दिया कि उसमें 6 माह तक ज़मानत भी नहीं हो सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वो कैंसिल किया। और तशद्दुद के हवाले से उन्होंने कहा कभी जो है वो यहाँ इस अदालत में इस चीज़ को नहीं कहा गया, बल्कि रियासत के अंदर ये बहुत ज़्यादा मामलात रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सबसे बदतरीन टॉर्चर जबरी गुमशुदगियाँ गुज़श्ता 3 साल में बग़ैर किसी खौफ ने हमने टॉर्चर का इशू उठाया है। और ये बहरहाल क्रेडिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को जाता है कि उन्होंने हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा और इसके मामलात के हवाले से वो किया। हालिया ही अगर आप चंद दिन पहले के मामलात देखें कि कुछ सीनियर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के मामलात और उनकी गिरफ़्तारियों के हवाले से जो था, वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात को हमेशा से बेहतरीन तरीके से देखा, जिसका आज उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा आपके जवाब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान को एहसास नहीं है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से आज केस की समाअत में रिमार्क्स भी सामने। उन्होंने जवाब से लगता है इमरान खान को एहसास नहीं कि उन्होंने क्या किया है। असतूर अबसार आलम के केसेस भी आप देख लें, ये अदालत की जानिब से कहा भी गया। आपको पता है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मामला मातहत अदालत को रिमांड किया था, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया। और अब ये तमाम तर जितना भी इशू हुआ है, जितना इस मामले के हवाले से हम बात करेंगे, मोहम्मद उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी आपके वक्त का। बड़ा एक अहम मामला और अदालत ने इस मामले की संगीनी को भी देखा है और जवाब जमा करवाने के लिए मज़ीद 7 दिन की मोहलत भी दी है। किस तरह से आप उसामा इस सारे अमल को देख रहे हैं कि बहरहाल अदालतों का वक़ार और अदालतों के जो आइन और कानून के मामलात हैं वो भी हैं, और फिर वो जो इज़हार राय की आज़ादी की बात है उन किन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। उसामा हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ख़ुद लॉयर हैं सर, वकील हैं, और जो जवाब जमा करवाया गया उससे आज अदालत मुतमईन नहीं है। अब आप क्या देखते हैं कि किस तरह से अदालत को मुतमईन किया जाए
इमरान खान साहब माजरत माफ़ीनामा जमा करवाएं, क्या किया जाए, क्या प्लान हो रहा है सर? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि मीडिया की सारी बहस, अदालत की सारी बहस इस बात पे है कि इमरान खान की माफ़ी से पता नहीं क्या हो जाएगा। असल बात इमरान खान की माफ़ी का मामला नहीं था, असल बात तो उसके ऊपर रवैये हैं हमारे। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस सारी बहस में जो असल मुद्दा था, जो इमरान खान ने जिससे बात कही थी, वो तो पीछे ही रह गया। और वो मुद्दा ये है कि क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये लाइसेंस है कि वो लोगों को उठाएं और उठा के उन्हें टॉर्चर करें जी। ये मामला शहबाज गिल का है, शहबाज गिल के साथ हुआ, उसके बाद आपके टीवी एंकर जमील फारूकी के साथ हुआ, उन्हें बरहना किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। उसके बाद आप हलीम आदम शेख के साथ हो रहा है। और आप देखिए कि पूरे हमारे मीडिया के हमारी तमाम तर बहस में कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बात ही नहीं हो। और मैं ये समझता हूँ कि असल मसला ये है ही नहीं कि मैजिस्ट्रेट को क्या आप ही रो वर्सेस वेड के ऊपर अमेरिका में फैसला चल रहा है। रोजाना ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुज़ाहिर, उनमें वहाँ के जजेस के ऊपर शदीद तरीन तनकीद होती है। कोई अमेरिका की अदालत ने नहीं कहा कि पता नहीं क्या हो गया, जुल्म हो गया, इससे हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो 3 महीने पहले पंजाब के केस में मरियम नवाज ने और इन्होंने जो तमाशा लगाया हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के, जिस तरीके से इन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और धमकियां दी, जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ललकारा, उसके ऊपर कोई क़यामत नहीं आई और चीफ जस्टिस ने उसको इग्नोर कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि इस केस से क्या जुडिशरी को फायदा, जस्टिस सिस्टम को क्या इससे फायदा होगा। फायदा तब होता अगर यही बेंच बैठता और कस्टोडियल टॉर्चर की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करता और जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाता, ताकि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हमारा माहौल बना हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि हमने कस्टोडियल टॉर्चर को नॉर्मलाइज ही कर दिया है। ज़ेरे हिरासत तशद्दुद को हमने नॉर्मलाइज ही कर दिया है कि कोई बात नहीं है, तो होते ही है। और तमाम लोगों को पकड़ के जो है वो जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा अलमिया तो ये सही। अच्छा जो सब एक और जो चीज़ है कि फिर ये भी तो तासुर फिर होता है कि इस तरह से खड़े होकर जजिस को धमकी आमेज़ रवैये माजी में नून लीग के लोगों के, जिस तरह से दानियाल चौधरी हैं, तलाल चौधरी हैं, निहाल हाशमी हैं, इन लोगों ने जिस तरह धमकी आमेज़ रवैया अपनाया, फिर उसके बाद पूरी एक पेन हुई, फिर उसको उनको सज़ा भी मिली। तो ये धमकी आमेज़ रवैयों को भी तो फिर इसका मतलब है नहीं माइनस किया जा सकता कि कोई भी खड़ा हो और वो किसी जज को या जज के मतलब किसी भी अदालत के जज के हवाले से इस किस्म की बातें करें। कोई धमकी हम यहाँ पे क्या धमकी आमेज़ है, क्या ना कि लीगल एक्शन लूंगा, क्या धमकी है। मैं आपको कहता हूँ कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं आप पे केस करूंगा, तो क्या ये धमकी है? तो मेरा लीगल राइट है सही ये कहने में। और जो वो उन्होंने कहा था कि हम अदालती फैसलों को ही नहीं मानते, उन पर भी उस वक्त जो है वो चले ना होती बेहतर था तो इन्हें अदालत, लेकिन उसकी नेचर इसमें बड़ा फर्क है। मेरा नहीं था इस पर प्रोसीडिंग फर्दर चलनी चाहिए थी, कोर्ट शुड हैव शोन द ग्रेस और उसको आई ड्रॉप कर देना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और अब मामला ये है कि अब अदालत में 7 दिन का मोहलत, जिससे मैं उसामा गाजी आपसे बैरिस्टर वकास अब्रेस को भी खुशामदीद कहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब किस तरह से इन चीज़ों को देखना होगा? या आज चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक बड़ी जमात हैं, उनकी एक इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके कि मुतमईन अदालत जो है इस किस्म के जवाब से नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है। एक तरफ मामला वो है जो तशद्दुद का, जिसकी बात इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वो है जो इमरान खान ने अदालत के हवाले से बयान दिया है। तो फवाद चौधरी साहब की बात से तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा मामला हो कि माफ़ी की बात वो करें। उस केस पर, उस चीज़ पर तवज्जो होनी चाहिए जो बुनियाद थी। मुदस्सिर, मुझे लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब और हर लीडर के इर्द कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डब होते हैं, कुछ यानी इस तरह के लोग जो होते हैं सख्त मौक़िफ़ हर चीज़ के हवाले से अपना के रखते हैं, और एक नरम रवैया, वो चाहे इस हुकूमत के हवाले से हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हो, चाहे अदलिया के हवाले से, कुछ भी हो, तो दोनों की अपनी अपनी राय होती है। तो इमरान खान साहब ने अब फैसला कर रहे हैं किस तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी उनको नाअहल करना और उनको दीवार से लगाना, उनकी जमात को दीवार से लगाना, इसका फैसला बंद कमरे में हो चुका है, हत्ता कि उनको जान को भी खतरा है, ये खुद इमरान खान साहब कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि
इमरान खान साहब क्यों ऐसा मौका देना चाहते हैं, कोई भी ऐसा मौका कि जिस पर कोई जवाब हो सके कि जी उनकी नाअहली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इसमें बिल्कुल दिक्कत दे देना चाहिए कि जी अगर अदालत को लगा है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं उसके लिए अपॉलोजाइज करता हूँ। अब मसला क्या हुआ है, फवाद चौधरी साहब जिस तरह अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि जी तशद्दुद अगर हो रहा है तो क्या कहा जाए। अगर एक शख्स को लगता है कि उसके किसी अजीज पर, उसके किसी पार्टी रहनुमा पर तशद्दुद हुआ है, उस पर प्रेशर है, वो क्या करे। जब सबको नजर आ रहा है कि तशद्दुद हुआ और एक बार जेल चला गया बंदा, उसके बाद दोबारा उसका रिमांड दिया जा रहा है, तो वो किस तरह से तनकीद करे। ये एक जरूर सवाल पैदा होता है कि क्या अल्फाज होने चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने चीफ जस्टिस समेत सीनियर तरीन जजेस के हवाले से फिक्स बेंच की इस तरह इस्तेमाल की, सबने बैठकर बहुत कुछ किया। तो होता यह है कि इस वक्त क्या चल रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, जिस तरह अब ये तशद्दुद इस वक्त नजर आ रहा है, इसी तरह से अब मीडिया में क्या बात हो रही है। तो जब वो इतनी हाइप क्रिएट हुई होगी कि एक चीफ जस्टिस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, तो शायद वहां पर इमरान खान साहब को भी कहा गया होगा उनके मुफ़क़ार की तरफ से कि नहीं, ये तो एक जज है खातून, उन्होंने यहाँ तक कर दिया। जब चीफ जस्टिस के बारे में कुछ कहा जा सकता है तो आप भी थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ तो अपनाएं अपने लोगों के लिए, शहबाज गिल के लिए, दूसरे लोगों के लिए। जरा पता तो लगे कि जो इन्फ्लुएंस इनको लगता है कि जो जज इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं उनके हवाले से कोई तो बात की जा सके, तो वहां पर इमरान खान साहब ने कर दिया। अब उनके लिए हो गया है। अब बात तो यह है कि फिर मरियम साहिबा और पीडीएम की लीडरशिप के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई तो होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि सब तराजू में फिर बराबर होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि एक माहौल बना हुआ था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है, मुझे इसका आखिरी हल ये नजर आता है कि इमरान खान साहब को अपॉलोजाइज कर देना चाहिए, अपने आप को अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, अगर मेरे अल्फाज गलत थे, मैं नहीं ये चाहता था करना, लेकिन अगर ये आपको लगता है तो मैं इसके लिए अपॉलोजाइज करता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, वरना यह है कि मामला ये और तरफ चला जाए। सही। अच्छा, बैरिस्टर वकास साहब, वैसे केस के मामलात के हवाले से क्या बैरिस्टर साहब कुछ चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा करवाया है वो भी आपने देखा है, वो भी पढ़ा है, और उसके बाद अब अदालत की जानिब से कहा गया कि वो इस जवाब की तवक्को बहरहाल वो नहीं कर रहे थे कि जो जवाब है, तो अदालत तो मेरे ख्याल है वाफ़ी नामा के हवाले से शायद ये एक्सपेक्ट कर रही थी जिसका उसमें ज़िक्र नहीं था, वो तो वजाहत थी उसमें। तो क्या अदालत वैसे इस सारे अमल में कर सकती है? देखिए मुदस्सर, आइन के आर्टिकल 204 को सामने रखे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 3 और 5 को सामने रखे। हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है, इसके तहत जब भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है मुसलहत और मुफाहमत पे पेश करती है। कोई भी शख्स जिसके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, अगर वो मुसलहत पसंद हो, वो मुफाहमत करना चाहे और वो समझता है कि मैं अपॉलोजी कोर्ट के सामने करूँगा तो कोर्ट जो है मुझे किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन को स्पेस देगी, और अल्टीमेटली अगर वो फैक्ट समझने से कासिर था और कोर्ट को ये समझा देता है कि मैं फैक्चुअली गलत था और इस वजह से अनकंडीशनली मैं अपॉलोजी अपनी सबमिट करता हूँ, जो सेक्शन 5 के अंदर एक प्रोविजन दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में, तो बड़ी आसानी से उस शख्स को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो एक्ट के तहत अपॉलोजी भी उसकी एक्सेप्ट की जा सकती है। माजी में आल 2 के निहाल हाशमी का केस था जिसमें उन्होंने 2 दफ़ा अपॉलोजी भी की, लेकिन फिर भी उनको कन्विक्ट कर दिया गया 5 साल के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तरीके और आंखों कंगाल कर देखे। लेकिन इस तरह के केसेस के अंदर जिसमें कैटेगोरिकली वो अपनी जुबान से ये लफ्ज़ अदा करें और बारहा उन्होंने मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एडिशनल सेशन जज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ आल 2 हमारा लैटिन लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉलेज यूजर्स के इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून का पता होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर कमिटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप एक साइड पे रखें। अगर इमरान खान साहब विद द ग्रेस अपॉलोजी अगर कर भी लेते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, तो फैक्चुअली मैं इस चीज़ को कंसीडर करने से कासिर था, तो मेरे ख्याल में आज उनको अपॉलोजी मिल जाती। जो जजेस के रिमार्क्स से ऑब्जेक्टरा था, ऑब्जर्वेशन थी, उसको मुलूज़ हाथ रखे, तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या प्रैक्टिसिंग लॉयर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको अपॉलोजी मिल जाती और आज ये केस यहाँ पे वाइंड अप हो जाता। हमने देखा माजी में भी मुदस्सर कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, इन्होंने कभी इनको काजी फाइज ईसा के रेफरेंस की तरफ मोड़ दिया, कभी एफआई की केसेस की तरफ, कभी नैब की केसेस, और बाद में इन्होंने खुद भी कहा कि मेरी जो मशावराती टीम है इन्होंने मुझे इस हवाले से ये चीज़ें गाइड की। तो मैं ये समझता हूँ कि इन स्पाइट टू बी अ फ्रोशियस एंड फ्यूरियस इन दिस मैटर, उनको जो मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मुसलहत पसंद होना पड़ेगा और मुफाहमत करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली जो फैक्चुअली वो गलती कंसिडर कर रहे थे कि ये जुडिशल ऑफिसर नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये जस्टिफिकेशन कोर्ट के सामने रखे और रखने के बाद भी अनकंडीशनल अपॉलोजी करें, तो ये केस फोर्थविथ जो है वो कोर्ट इसमें अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन या कॉग्निजेंस ली है उसमें इनको बिल्कुल कंडोन की जा सकती है। सही, बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद उसामा गाजी साहब,
ये टीम के हवाले से जो अभी बात हुई है, बहरहाल इसमें तो हामिद खान साहब जैसे भी वकला मौजूद हैं जो साथ हैं, लेकिन ये है कि खान साहब को किसी न किसी हवाले से सख्त मौक़िफ़ वो अदालतों के या जिस तरह काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से रेफरेंस जिसकी बात ख़ुद भी इमरान खान साहब ने बाद में भी की, तो इस किस्म के अब टीम को भी खान साहब को थोड़ा सा ठंडा, या खान साहब को तो टीम अब ड्राइव कर रही है कि कानूनी मामलात के हवाले से, तो इन चीज़ों को जो आप कह रहे हैं उस चीज़ को मद्देनज़र वो वहाँ क्यों नहीं रखा जा रहा? अच्छा, मैं बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज जो जवाब जमा करवाया गया वो अदालत तो उससे मुतमईन नहीं है, लेकिन अदालत शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी जो मामला नहीं हुआ। अब क्या आपका सर, आप भी वज़ीर आज़म साहब स्पेशली आपसे भी कानूनी मशवरे ले रहे होते हैं इमरान खान साहब, तो क्या सर आपका मशवरा होगा और इस सारे अमल में जो आज केस हुआ उस पर क्या रिमार्क्स आपका? देखिए, पहला तो मेरा रिमार्क ये है कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि फौरी तौर पे फलानी तारीख को, उसके बाद फलानी तारीख को और उसके बाद फलानी तारीख को बेचारे थक गए थे ऐलान कर करके, तो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। इसलिए कि जो वो चाहते थे कि इमरान खान को जो ही किसी जगह खड़े होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक दूसरा ये है कि जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। कंटेम्प्ट का कानून ये है, और जजमेंट्स हैं सारी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इंट्रेंच्ड लॉ है, कि इट इज ऑलवेज बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्प्टर, यानी जिस पे इल्जाम आए उसके और अदालत के दरमियान है। इसीलिए आज एक सरकारी वकील ने बोलने की कोशिश की तो उसको अदालत ने चुप कराया, क्योंकि इसमें कोई प्रोसिक्यूशन सच कोई नहीं होती कि कोई सरकार बनाम फलाना मुकदमा नहीं होता। इसको जो टाइटल दिया जाता है वो आइन के आर्टिकल 204 की रोशनी में क्रिमिनल ओरिजिनल कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हो तो तब भी, और किसी पांचों हाई कोर्ट में जहाँ हो तब भी। एक दूसरा ये कि अदालत ने 2-4 रिमार्क्स जो थे वो बड़े मैग्नानिमसली किए। उन्होंने एक तो जो कहा कि आप जैसे लीडर से हमें कुछ और तवक्को है, एक ये रिमार्क है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल हालात में लोअर जुडिशरी काम करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लोअर जुडिशरी मुश्किल हालात में काम करती है। तो इसलिए बिटवीन द लाइन पढ़ने के बजाय आज जो पिथ एंड सब्सटेंस है वो ये है कि आज कोई कार्रवाई किए बगैर अदालत ने 7 दिन की मोहलत दी है कि रिकंसिडर करें। और वैसे भी ये जवाब नहीं था, ये प्रिलिमिनरी स्टांस था, क्योंकि जो कानून है तो इन्हें अदालत का उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को नोटिस जारी हो जाता है, जिस तरह इस केस में शो कॉज नोटिस ही जारी हो गया आप फ्रंट, पहले नोटिस जारी होना चाहिए था, लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन ये अदालत की मर्जी थी, इसलिए वो भी लिखा हुआ है कि अदालत मर्जी चाहे तो एक स्टेप से आगे जा सकती है। तो उस पे दूसरा लिखा हुआ साथ ये है कि उस दिन हेयरिंग होगी, जो होगा रिस्पोंडेंट या जिस तरह आज इमरान खान पे, और हेयरिंग के साथ या वो हेयरिंग में मसलन आपका कोई मामला है, आपके टीवी का मामला है, आप या खुद बोलेंगे या मुझे कहेंगे, मैं अगर वकील हूँ, या कोई और है तो वो बोलेंगे। तो ये कार्रवाई हुई। इसलिए अब जो 7 दिन बाद ही जवाब जाने के बाद जो अदालत है उन्होंने आज कोई कार्रवाई करना मुनासिब ना समझा, और 7 दिन बाद वो फिर जवाब को देखेंगे। उसके लिए जाहिर है हम बैठेंगे फिर मशवरा करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा गया कि तवक्को नहीं थी कि इस किस्म के जवाब की, तो किस किस्म के जवाब की तवक्को हो सकती है और किस तरह से होना चाहिए? तब मैं वैसे थे लॉयर, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप रहनुमा के, वैसे थे लॉयर, आप इस केस को इस तरह कैसे देखते हैं कि क्या तवक्को थी अदालत को कि ये जवाब देखें? जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि अगर अदालत प्रोसीड करना चाहे तो उसके हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, वो जाहिर है प्रोसीड कर सकते थे किसी तरफ भी। अगर अदालत कंटेम्प्ट है, उसमें अक्सर अदालतें जहाँ कोई बहुत ब्लेटेंट बदनीयती शामिल ना हो, वहाँ अक्सर अदालतें रिस्ट्रेंट शो करती हैं। उसको कहते हैं कि प्रोएक्टिवनेस की बजाय रिस्ट्रेंट शो करती हैं। तो आज भी ये जो कार्रवाई हुई है, इसको भी अदालत ने, जो बड़ी खुशाइंद बात है मेरे लिए एज अ लॉयर मैं कहता हूँ कि ये इस पे रिस्ट्रेंट, हम भी जब कोई इस तरह का कोई भी मामला हो तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि रिस्ट्रेंट शो की जाए। रिस्ट्रेंट अगर एक तरफ से शो की जाएगी तो फिर वो उस तरफ नहीं जा सकता जिस तरफ कुछ खास तबकात थे जिनकी ख्वाहिश थी कि कोई तमाशा लगे कि मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल फोर्स है वो और कोई इदारा आमने सामने नजर है। ऐसा नहीं होगा इस साल। सही।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद कि ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल जमात और कोई इदारा जो है वो आमने सामने आ जाए। तो अब 7 दिन के बाद देखते हैं कि किस तरह का जवाब जो है वो जमा करवाया जाएगा। वकास अब्रेज साहब और उसामा गाजी साहब हमारे साथ हैं। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसामा गाजी साहब, एक तबसरे अब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो अदालत के हवाले से कि एक तरफ वो माजी के केस थे 2 मिनट में सज़ा दे दी गई, अब जो है वो इमरान खान साहब को मौके मिल रहे हैं। अब ये भी तो अदालतों पर एक तरह की तनकीद है, जो पूरी कैंपेन अब बाकायदा पिछले 1-1.5 घंटे में वो आप देख रहे हैं वो बड़ी भरपूर चलाई जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। बिल्कुल सही, और आप देख रहे हैं कि का एक बहुत बड़ा उसामा, आपसे दोबारा रब्ता करते मैं चाहूँगा इस पे बात पे जवाब आपसे लें, और आपकी डिस्टॉर्शन आ रही आवाज़ में, हम समझ नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब से, बैरिस्टर साहब, डॉक्टर बाबर अवान की भी आपने बात सुनी, उससे पहले फवाद चौधरी साहब तो कह के गए ये तो एक मामूल की मामला है, वो अमेरिका की भी मिसाल दे रहे थे कि इस पर तो ऐसी कोई चीज़ बात ही नहीं की गई है कि जिस पर वो माफ़ी का मामला हो। तो ये 2 तरह की राय होती है हमेशा पार्टियों के अंदर भी, वकला आप लोगों की भी अपनी। तो ये कंपेयर जब भी किया जाता है, कहते हैं पाकिस्तान में हर बात पे तौहीन अदालत हो जाती है, हर बात पे तौहीन किसी की हो जाती है, बाहर तो इस किस्म की तनकीद वो आम है। तो ये क्या पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा तौहीन होती है या पाकिस्तान में ज़्यादा मसाइल यहाँ होते हैं कि अगर आप कुछ करें तो आपके ख़िलाफ़ मामलात हो जाएँ एज़ कम्पेयर टू यूरोप या अमेरिका ख़ास तौर पर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लॉज हैं पर्टेनिंग टू दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड स्पेशली जो लॉज हैं पर्टेनिंग टू दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे मुल्क के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप अदलिया के केसेस के बारे में जो ऑनगोइंग प्रेजुडिस एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं, अगर आप करते हैं तो आपके अगेंस्ट जिस तरह जमील फरूकी साहब के अगेंस्ट पर्चे हुए या दीगर जितने सहाफ़ी हुए, इस तरह की FIR लॉन्च कर दी जाती है। जब हम UK की बात करते हैं, USA की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट स्टेट गारंटी करती है तमाम सिटीजन को, वो एक कंप्लीट और एब्सोल्यूट राइट के लॉ के अंदर वो एब्सोल्यूट और कंप्लीट राइट है। जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बहुत से लोग अदालत में उनके साहब बिल्कुल सही, आपके जो आपका पॉइंट टेकन सर, आवाज़ भी कुछ डिस्टॉर्शन हुई है इन पे। उसामा गाजी साहब जी, मेरा वो सवाल कि इस वक्त अब अदालत पर एक जो है वो तनकीद की गाड़ी दौड़ाई जा रही है, पूरी कैंपेन किया जा रहा है कि साथ नहीं दे रही फौरी तौर पर, जैसे क्या सजा हमें याद नहीं उसका क्या बना, जब उन्होंने किया सारा कुछ बात हुई और किया गया। उसामा गाजी साहब, आपकी भी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुँची, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ हमारे नाज़रीन के लिए कि ये एक पूरा जो केस है, फिर इसमें ख़ास तौर पर एक अहम पॉइंट जो है वो बड़ा डॉक्टर बाबर अवान ने कि अदालत और जो कन्विक्टेड है उसके दरमियान ये मामला, और तीसरा कोई फ़रीक नहीं है कि अदालत उसको किस तरह से सज़ा दे, उसको माफ़ी करे, अदालत उस जवाब को किस तरह से देखे जो जमा करवाया गया या माफ़ीनामा हो, जैसे भी मामला हों इस केस के अंदर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहरहाल वो ज़रूरी है। अब देखते हैं कि 7 दिन के बाद क्या जवाब होता है। मैं उसामा गाजी साहब आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, बैरिस्टर वकास साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को किस तरह से आगे लेकर चलती। लेकिन एक और बड़ा अहम पॉइंट जो आज वो कहा गया वो गद्दारी के मुकदमे के हवाले से आज रिमार्क्स के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो कहा, वो वफाक के हवाले से कि इस पर जो है वो भी नज़रसानी की जाए। अब देख रहे हैं कि इस गद्दारी के मुकदमे में अगले आने वाले दिनों में क्या चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक अहम इशू है वो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपको एक खबर दी, अच्छी खबर ये थी कि दरिया सिंध और दरिया काबुल में इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का सैलाब हो गया, कदरे बेहतर कंट्रोल पानी का जो रेला है वो हो गया। लेकिन जो उससे पहले तबाही आ चुकी है, जो बारिशों से तबाही हुई है और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में
दरियाई सैलाब ने तबाही की है, उसके असरात इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत से मुश्किलात के दौरान जिन लोगों ने इस वक्त जो बहुत काम किया है, वहाँ हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, फ़ज़ाइया है, वहीं पर रेंजर्स के जवान नज़र आ रहे, पाकिस्तान के NGOs जो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, हुकूमतें भी काम कर रही हैं। लेकिन एक और इदारा है जिसे हम कहते हैं रेस्क्यू 1122, बेमिसाल काम उन्होंने किया और फौरी तौर पर सबसे पहले जो क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर पहुँचे वो पाकिस्तान के अंदर ये रेस्क्यू के इदारे हमने पंजाब में भी देखा और KPK में। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, बल्कि वो तो बानियों में रेस्क्यू 1122 में, डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 पंजाब। और हमारे साथ बिलाल अहमद फैज़ी साहब तर्जुमान रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, बहुत देर से हम देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त आपका इदारा काम कर रहे हैं, आपने पूरा एक इसको ज़बरदस्त तरीके से चलाया। लेकिन सर, इसमें जो हमें हालिया पता चल रहा है, जो 3 अज़ला ख़ासतौर पर पंजाब के हैं जहाँ ये आया है, वहाँ पर बड़ा क्विक रिस्पॉन्स चल रहा है। सर, इस वक्त तक कितना ये ऑपरेशन हुआ है और किस किस्म की मुश्किलात जो आप तक रिपोर्ट हुई हैं वो रही हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है वो यहाँ इस वक्त मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो देखिए कि अगर आपने 2005 का आपको जंजला याद हो तो जिस वक्त वाकया हुआ तो एक बेबसी का सा आलम था, बाहर से टीमें आ रही थी, ना हमारे पास कोई ऐसा तरबियत याफ्ता अमला था, ना कोई निजाम था जिससे हम रिस्पॉन्ड कर सके और एक अजीब बेबसी थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसा निजाम है, क्योंकि आज पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, अल्लाह करे अभी इसी किस्म का इफेक्टिव निजाम सिंध और बलूचिस्तान में भी हो, ताकि सबसे पहला मरला होता है जब उस वक्त उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, उस वक्त उनकी जिंदगियां किस तरह बचाई जाए, किस तरह उन तक लोगों तक पहुंचा जाए। तो वो जो था आज एक नंबर वो डायल करते हैं तो बगैर किसी अमीर गरीब का फर्क रखे बगैर जो है उनको फौरन जो है वो सर्विसेज आज मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है वो प्रोसेस एक चेंज हुआ कि जिसमें ये सर्विसेज जो है आज मिलना शुरू हुई हैं। अभी जो दूसरा जो इलाका वही अब देखिए, अगर मैं खासूसी तौर पे पंजाब में अगर बात करूं तो किस तरीके से पंजाब के अंदर हमारा जो इलाके इफेक्ट हुए, पहले ये हुआ बारिशें हुई और उसमें जहां पे भी था वहां पे फौरन रिस्पॉन्ड भी हुआ, वहां से फौरन पानी भी क्लियर किया गया, जो एक बहुत बड़ा काम था जो कि करने वाला था और उसकी वजह से वो हमने पहला मरला गुजारा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे हिल टॉरेंट्स आए, जिसको ये जो पहाड़ी इलाका है जिसमें कोहे सुलेमान है, उसकी पहले हुआ, उसमें जो उसके ऊपर DG खान और राजनपुर का मेन जो कोहे सुलेमान की बेल्ट है वो उसको अफेक्ट करती है। वहां पे हमारी अगर आप देखिए तो सिर्फ 36 के करीब अमवात हुई, वो भी लोगों को सबको इवैक्यूएट कर लिया था, पहले अर्ली वार्निंग इशू हो चुकी थी और जो लोग नहीं निकले या एंड तक उन्होंने अपने आप को रखे, वो उनके अलावा बाकी सबको हमने वहां से निकाल लिया। और वहां पे अगर मैं सिर्फ आपको अब तक बताऊं तो हमने जितनी ट्रांसपोर्टेशन की है वहां पे तकरीबन जो है अब तक हम 1 लाख से ज्यादा 1,09,000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं और इसी तरह तकरीबन 80,000 के करीब हमने इवैक्यूएशन की है। ये अब हमारा तीसरा फेज जो इस वक्त चल रहा है वो है जहाँ पे रिवराइन फ्लडिंग है अब दरिया का, क्योंकि ये जो पहाड़ी यहाँ पे एकदम बारिशें हुई, सिलसिला हुआ, वो तो निकल गया और उसकी वजह से अभी जो हमारे मेन एरियाज अफेक्टेड है तौसा भी काफी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन जो एकदम वो पानी इतना आया उसने जो नुकसान किया घरों को, जो बेचारों की फसलों को, या उसमें कुछ जो कैटल वगैरह थी जो टाइम पे नहीं निकाला उन्होंने लोगों ने, वहां पे वो डैमेज हुआ। उसके साथ हमारा जो आगे अगर एरिया आए तो हमारा राजनपुर का एरिया, राजनपुर में फाजिलपुर का एक शहर है जो इफेक्ट हुआ है, और आगे रुझान का इलाका है, रुझान में जो है वो इफेक्ट हुआ, बल्कि आप उसके साथ वहां पे दरिया का भी जब आप देखें तो इस वक्त हमारा दरिया सिंध के अंदर जो है वो पानी आ रहा है, तो वहां पे भी हमारा साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है जहाँ से ये एंटर होता है पंजाब के अंदर और उसके बाद भी आगे मरहलावार हमने हर जगह के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशंस हम देख रहे हैं, जो हमारी वहाँ टीमें मौजूद हैं वो बता भी रही हैं कि रेस्क्यू 1122 बड़ा इफेक्टिवली वहाँ भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे साथ रहिएगा, अब जानना चाहूँगा कि इस नए तजुर्बे से क्या चीज़ें आगे हम आप सोच सकते हैं कि रेस्क्यू को किस तरह और मज़ीद इफेक्टिव किया जाए। बिलाल फैज़ी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान है रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा। मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा, बड़ा दुश्वार गुजार रास्ते हैं,
वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना भी बिलाल साहब खासा एक मुश्किल काम है निस्बतन मैदानी इलाकों के। तो किस किस्म की मुश्किलात रही हैं और जो ऑपरेशन आपने किए हैं जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं पंजाब, वो क्या रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 ने हालिया सैलाब को 2 फेजेज में हम तकसीम करते हैं। पहला फेज वो था जिसमें स्वात, चित्राल, डीआई खान, टांक, लोअर अपर, कोहिस्तान, तीर, इन इलाकों में फ्लड आया और ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो राब्ता पुलें थी वो भी टूट गई, सड़कें जो थी वो भी बह गई थी। तो वहाँ पे ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जिस जोश और जज्बे और हिम्मत और लगन से किया है वो दीदनी था, जिसको आज पूरी दुनिया में कराया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या और जिस जगहों पे भी देखें, इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी इसको ऑन किया और ये उन्हीं की जो कहते हैं कि ब्रॉड माइंड था कि जैसी उनकी हुकूमत आई तो हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट से 35 डिस्ट्रिक्ट तक रेस्क्यू 1122 का जो दायरा कार है वो बढ़ाया गया। फिर उसके बाद अब तहसील लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो रेस्क्यू 1122 ने जब पहले फेज में देखा कि हमें ये चीज जो है वो सामने आ रही है, लोग जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन की वजह से भी वो हुए थे, लेकिन अगर आप देख लें जो सेकंड फेज था हमारे पास पेशावर, वहां पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की डेथ या कैजुअलिटी जो है वो सामने नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो ये था कि हमारे पास टीम्स जो है वो मौजूद थी, दूसरा हमारा सबसे पहले कंटीजेंसी प्लान बनता है। उस कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, पुलिस, आर्मी के साथ जो है वो लाइजोन रखते हैं और हम लोग गए, लोगों को इस बारे में आगाह किया, जो विलिंगली वहां से जाना चाह रहे थे, जो हमारे साथ आए भी, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों में जो है वो पनाह ली। फिर उसके बाद सेकंड फेज वो शुरू हुआ जब बारिशें, जब सैलाब का पानी आया मुख्तलिफ घरों में और गलियों में बढ़ा, तो उस वक्त से अब तक हम लोग तकरीबन 5 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकरीबन कुछ 28,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने एवेक्यूएट किया और ये वो तादाद थी जिसमें न तकरीबन 1200 से ज्यादा जो है उसमें हम लोगों ने जानवरों को भी जो है वो सेफ साइड पहुंचाया है, जिसमें जो है वो छोटे बड़े तमाम जानवर जो है वो शामिल है। अगर अभी आपको मैं कोहिस्तान का बताऊं कि लोअर कोहिस्तान में हमारे लड़के ने एक बिल्ली को जो है वो किया था, सेव किया था, और वो दरिया जो है पंचकोड़ा का ये बड़ा जबरदस्त काम है। बिलाल साहब बहुत जबरदस्त काम जो है वो आपके और डॉक्टर साहब के इधर भी और बाकी जो है हम अगले आने वाले दिनों में मजीद भी आपको दावत देते रहेंगे, इस पे मजीद आपसे जो है वो आगाही भी लेते रहेंगे क्या किया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब आपका भी, बिलाल फैज़ साहब आपका भी करते हैं और मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बस जाते जाते ये है कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, लोग मुश्किल में हैं, उनकी मदद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।